हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल इजी बायोलॉजी डॉक्टर सुषमा प्रजापति के साथ। नमस्ते बच्चों। आज के हमारे इस वीडियो लेसन का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे स्टेमेंस को, माइक्रोस्पोरेंजियम को और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन को। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेमेंस के साथ में। हमारे फ्लावर्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टेमेंस के रूप में पाए जाते हैं और प्रत्येक स्टेमेन के दो भाग होते हैं। पहला भाग जो कि लंबा होता है वह कहलाता है फिलामेंट या तंतु, और दूसरा भाग जो फिलामेंट के ऊपर लगा हुआ होता है उसको हम कहते हैं एंथर या परागकोश। फिलामेंट द्वारा स्टेमेन थैलेमस के साथ में जुड़ा हुआ रहता है और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स यानी कि पराग कणों का विकास होता है। अगर हम प्रत्येक एंथर को देखें तो इसमें हमें दो पालियां नजर आती हैं, यानी कि ये बाइलोब होता है और प्रत्येक पाली के अंदर दो थीका होते हैं और दोनों थीका के बीच में हमें ये एक लंबी लाइन दिखाई दे रही है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहते हैं, जहाँ से ये जो पराग कोश है ये फट जाता है और इसमें से परागकण मुक्त हो जाते हैं। इसको हम लाइन ऑफ डेhiscence भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एंथर की आंतरिक संरचना की। तो अगर हम इसकी अनुप्रस्थ काट काटें यानी कि इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो हमें ये चतुष्फलकीय दिखाई देगा, टेट्रागोनल दिखाई देगा, और इसमें चारों कोनों पर हमें एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो हमें हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया और हर थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहा है। अब चलो देखते हैं इस माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक संरचना। माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो ये लघु बीजाणुधानी जो है वो लगभग गोलाकार संरचना होती है और ये चार भित्तियों द्वारा घिरी हुई रहती है। सबसे बाहर की त्वचा, बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के अंदर की त्वचा जिसको अंतस्थ त्वचा कहते हैं ये एंडोथीशियम कहलाती है। इसके बाद में बच्चों 2 से 3 कोशिकाओं की परत बनी हुई होती है जिसको हम मिडिल लेयर या मध्य परत कहते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया को घेरे हुए जो सबसे अंदर की परत होती है ये कहलाती है टैपिटम। ये जो बच्चों टैपिटम लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, इसकी टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं उसमें बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी कि सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, और केंद्रक भी सामान्यतः एक से ज़्यादा होते हैं और इनका कार्य होता है वृद्धि करते हुए जो पोलन ग्रेन्स होंगे, पराग कणों को वृद्धि जो करेंगे परागकण, उनको पोषण देना। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में। तो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी का जो केंद्र में कोशिकाएं उपस्थित हैं उसको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू यानी कि बीजाणुजन ऊतक। ये स्पोरोजीनस टिश्यू या बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका में परागकण बनाने की क्षमता पाई जाती है। इन कोशिकाओं में बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, यानी कि रिडक्शन डिवीजन, और गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और प्रत्येक कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि एक स्पोरोजिनस टिश्यू की एक कोशिका से 4 पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं 4 एक कोशिका से, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि 4 पोलन ग्रेन जो है वो एक वॉल के अंदर हमें बंद दिखाई देंगे। ठीक है, और इस तरह से रिडक्शन डिवीजन के कारण इस माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी के अंदर हजारों पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण बन जाते हैं। ये जो बच्चों पोलन ग्रेन्स होते हैं ये अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होते हैं और ये मेल गैमेटोफाइट यानी कि पौधे के नर युग्मकोद्भिद को प्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक पोलन ग्रेन लगभग गोलाकार बॉल जैसी संरचना होती है जिसका डायमीटर 20 या 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इसमें 2 वॉल्स होती हैं। बाहर वाली जो वॉल होती है उसको हम कहते हैं एक्साइन,
ये एक बहुत ही प्रतिरोधक पदार्थ से बनी हुई होती है, बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल होता है ये, जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, और इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम इस पोलन ग्रेन को हाई टेम्परेचर पे रख दें या किसी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एल्कली में डाल दें तो भी ये इस पोलन ग्रेन को ख़राब नहीं होने देता। ठीक है, यानी कि स्पोरोपोलिन में बहुत सारी एडवर्स कंडीशंस को, बहुत सारी जो विपरीत परिस्थितियां होंगी वातावरण की, उनको सहन करने की क्षमता होती है। तो ये स्पोरोपोलिन परागकणों की सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन इस एग्जाइन में एक पोर होता है, एक छेद होता है जिसको हम कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, यानी कि इस जर्म पोर से पराग नली जब अंकुरित, इस पराग कण का जब अंकुरण होगा तो उससे पराग नली बनेगी, तो वो पराग नली इस जर्म पोर से होकर बाहर निकल सकती है। एग्जाइन के अंदर की तरफ एक और परत पाई जाती है, एक और वॉल होती है जिसको हम कहते हैं इंटाइन। ये वॉल जो है ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। अब ये जो पोलन ग्रेन है इसका साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और जब पोलन ग्रेन धीरे धीरे मैच्योर होता है तो इसमें केंद्रक का और इसके साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है। और इस विभाजन, ये जो विभाजन होता है ये असमान होता है, जिससे एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। जो बड़ी कोशिका बनती है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, यानी कि कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका बनती है उसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल, यानी कि जनन कोशिका। बच्चों 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन, ये जो दो कोशिकाएं बन गई, इस अवस्था में इनका डेहिसेंस हो जाता है। ये जो है वो इनका परागकणों का, पराग कोशों का स्फुटन हो जाता है और ये परागकण दो कोशिका में अवस्था में मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स बच गए 40%, उनमें क्या होता है, एक डिवीजन और होता है, और वो एक डिवीजन होता है समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोटिक डिवीजन, और वो माइटोटिक डिवीजन होता है जनन कोशिका में। तो जनन कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, और ये जो दो कोशिकाएं होती हैं ये बनती हैं, ये कहलाती है नर युग्मक। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन कोशिकाएं बन गई, बड़ी कोशिका जिसको हम वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं, और कायिक जो हमारी जनन कोशिका थी उसने दो कोशिकाएं बना दी जिनको हम कह रहे हैं दो नर युग्मक। तो बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें पोलन ग्रेन इन तीन सेल्ड स्टेज में पौधे से, फ्लावर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा इस वीडियो लेसन, जिसमें हमने कवर किया स्टेमेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।